हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू वीएस एजुकेट। तो चलो, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट किया, हमने वहाँ पे देखा कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब तक होता है, ये सारी बात हमने पूरे डिटेल वर्जन में बात कर ली थी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, ये जितने भी चाइल्डलेस कपल्स से इनको बेबी कैसे बेयर करा सकते हैं। ठीक, अभी आपने अपने सोसाइटी में बहुत बार कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि जो कपल्स से इनको 7-8 साल हो जाता है लेकिन फिर भी ये बेबी को बेयर नहीं कर पाते, इनको बच्चा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो सोसाइटी वाले हैं इनको बहुत कहते हैं या तेरा बच्चा नहीं हुआ, ऐसे वैसे बहुत सारी बातें कहते हैं। जो घर वाले हैं, घर वाले अलग से ताना मारते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो कपल्स है बहुत बार क्या होता है कि डिप्रेशन में चले आते हैं, ट्रॉमा में चले आते हैं, कभी कभी तो इनके बीच में डाइवर्स वाले भी कंडीशन हो जाता है। ठीक है, कुछ घर वाले जो होते हैं जो फीमेल्स से को मतलब कि गांव एरिया पे क्या होता है कि फीमेल्स को मार दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि एक बेबी नहीं कर पा रही है। ठीक है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा हरास कंडीशन हो जा रहा था। ठीक है, तो इन सब को सॉल्व करने के लिए आपके साइंस ने बहुत ज़्यादा एक बेनिफिशियल टेक्नोलॉजी रहा है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि प्रॉब्लम को जान के सॉल्यूशन को देख के हम क्या कर सकते हैं, बेबी को वहाँ पे बेयर करा सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो ये बेबी क्यों नहीं होता है, इसके भी कुछ रीजंस है, वो भी हम जान लेते हैं। अगर मैं मेल्स की बात करूं तो मेल्स में सबसे पहले क्या हो सकता है कि जो स्पर्म है वो कम हो सकता है, लेस स्पर्म काउंट, या फिर जो सीमेन है सीमेन में स्पर्म ही ना हो, या फिर जो स्पर्म है स्पर्म का मोटेलिटी प्रॉपर ना हो, मतलब कि अगर जो तुम्हारा स्पर्म है यहाँ से मूव करके वापस आपके जो एग है यहाँ तक ना पहुँच पा रहा हो। ठीक है, तो ये सब कुछ रीज़न की वजह से क्या होता है कि एग प्रॉपर फर्टिलाइज नहीं हो पाता। ठीक है, अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो फीमेल्स में हो सकता है कि इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, कभी 20 दिन में हो रहा है, कभी 28 दिन में हो रहा है, कभी 25 दिन में हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक दिक्कत हो सकता है। दूसरा कि इनका जो फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत आ जाए या ब्लॉकेज आ जाए, जिसकी वजह से ये जो एग है आगे ही ना बढ़ पा रहा हो। अब एग आगे नहीं बढ़ेगा तो यहाँ से कोई भी तुम्हारे पास में क्या जो स्पर्म है वो इसको अभी फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हो सकता है। या फिर जो यूट्रस है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन ना हो पा रहा हो प्रॉपर, जो फर्टिलाइज है यहाँ पे ना रुक पा रहा हो। ठीक है, तो ये सब की वजह से भी क्या होता है कि जो फीमेल्स है, फीमेल्स भी बेबी को बेयर नहीं कर पाते। ठीक है, अब इन सब को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला मेथड है दैट इज कॉल्ड एज IVF। कौन सा है? IVF। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, हम लोग इस टेक्निक को ऐसे चाइल्डलेस कपल्स के लिए यूज़ करते हैं जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, सच एज लेस स्पर्म काउंट। ठीक है ना, इसका स्पर्म काउंट कम हो सकता है, या फिर जो इनका ओविडक्ट है इसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, मतलब कि जो ओविडक्ट है यहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल हो सकता है, या स्पर्म प्रॉपर नहीं जा पा रहा हो। ठीक है ना, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग IVF यूज़ करेंगे। कौन सी कंडीशन में? जहाँ पे जो फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत हो या स्पर्म प्रॉपर ना जा पा रहा हो, ऐसी कंडीशन में हम लोग IVF को यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं कि जो ओवरी है, ओवरी में से हम लोग क्या करते हैं, एग को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक बार में आपके इसमें बहुत सारा एग ले लिया जाता है। ठीक है, वो आपके एक अलग से कंटेनर में, मतलब आपके इसमें बाहर रखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जो स्पर्म है, स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, हमने दोनों भी कलेक्ट कर लिया, एग एज वेल एज यहाँ पे हमने स्पर्म को दोनों को कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको आर्टिफिशियली फर्टिलाइज कराते हैं। अभी देखो नेचुरली यहाँ पे हो रहा था, बॉडी के अंदर होता है, लेकिन जब हम लोग बाहर कब फर्टिलाइज कराते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जो एग है, ठीक है ना, एग एज वेल एज ये जो आपके इसमें स्पर्म है, ये तो आपके इसमें बाहर है। ठीक है, इनको क्या करना है, स्पर्म को इसके अंदर लाना। तो ये स्पर्म को क्या किया जाता है कि एक कैथेटर के अंदर या फिर तुम्हारे पास में एक शार्प नीडल के अंदर डाल के एग के अंदर छेद करके ये स्पर्म को इंसर्ट कराया जाता है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया कि आर्टिफिशियली स्पर्म को एग के अंदर इंसर्ट कराया गया। ठीक है ना, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, ये प्रोसेस होता है पूरा टेस्ट ट्यूब में। कहाँ पे होता है? टेस्ट ट्यूब के अंदर ये पूरा प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि एग आया ओवरी से, फिर उसके बाद में स्पर्म आया, ये आपका इसमें मेल से, टेस्टिस से, फिर उसके बाद में हमने क्या किया, आर्टिफिशियली इसको फर्टिलाइज किया गया। फर्टिलाइज करने के बाद में ये डेवलप होता है इनटू द एम्ब्रियो। किसके अंदर डेवलप होगा? एम्ब्रियो में डेवलप होगा। ठीक है, तो जो सबसे अच्छा एम्ब्रियो रहेगा, ठीक है, जिसका डेवलपमेंट अच्छा हो रहा होगा, वो एम्ब्रियो को क्या किया जाएगा, इम्प्लांट किया जाएगा इनटू द यूट्रस। कहाँ पे इम्प्लांट किया जाएगा? यूट्रस पे इम्प्लांट किया जाएगा। ठीक है,
अब यूट्रस में इम्प्लांट होने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आपके पास में बोल सकते हो फीटस के अंदर कन्वर्ट होगा। किसके अंदर कन्वर्ट होगा, फीटस के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे जो फीटस है वो आपके पास में डेवलप होगा और 9 महीने के बाद में क्या हो जाएगा, वो बच्चा डिलीवर हो जाएगा इन द हेल्दी कंडीशन। ठीक है, अब देखो बच्चों हमने क्या बात किया कि ये जो फर्टिलाइजेशन था कहाँ पे हुआ था, टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, द फर्टिलाइजेशन अकर इन टेस्ट ट्यूब, दैट्स वाई ऐसे जो बेबी बनेंगे इसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोला जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो आईवीएफ के अंदर जितने भी बेबी बनेंगे इस सबको हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। और ये टेक्निक की मदद से आज के टाइम पे लाखों करोड़ों जो कपल्स है इनको क्या हुआ है, हेल्प हुआ है और ये आज के टाइम पे अपनी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। क्लियर यहाँ तक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपने पास में सरोगेसी। क्या है, सरोगेसी। सरोगेसी में क्या किया जाता है कि यहाँ पे जो फीमेल है, ठीक है ना, यहाँ पे जो फीमेल है, फीमेल के यूट्रस में कोई दिक्कत आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइज एग है यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो पाता। ठीक है, हमने आईवीएफ में क्या देखा था कि जब कभी भी फैलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत आ जाए या फिर जो स्पर्म है स्पर्म प्रॉपरली मूव करके एग के पास में ना पहुंच पाए, फर्टिलाइज ना हो पाए, तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था, आईवीएफ किया था। सरोगेसी कब किया जाता है, जब किसी भी फीमेल के यूट्रस में कोई दिक्कत आ जाता है जिसकी वजह से जो एग है वो प्रॉपरली इम्प्लांट नहीं हो पाता। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि जो एग है सेम कंडीशन में मदर से लिया गया, जो स्पर्म है वो कहाँ से लिया गया, फादर से लिया गया। ठीक है, इनको वापस से क्या करेंगे हम लोग, आर्टिफिशियली फर्टिलाइज किया जाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियली फर्टिलाइज किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा, इन द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, सेम कंडीशन में हमने क्या किया, इसको फर्टिलाइज किया। फर्टिलाइज कराने के बाद में किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो। किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में। ठीक है, जब ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो दूसरी मदर है, ठीक है, जो दूसरी औरत है, दूसरे औरत के यूट्रस में क्या किया जाता है, इसको इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे पास में ये एक औरत का एक यूट्रस था। ठीक है, सेम कंडीशन में यहाँ पे तुम्हारे पास में जो दूसरी औरत रहेगी इसकी यूट्रस में क्या किया जाता है, इस बेबी को इम्प्लांट किया जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसके यूट्रस में दिक्कत है लेकिन जो अनदर फीमेल है इसका यूट्रस जैसा है, ठीक ठाक है। ठीक है, जिसमें जो स्पर्म है वो किसका रहेगा, फादर का, जो ओवा है वो किसका रहेगा, मदर का। ठीक है, मतलब कि जो स्पर्म और ओवा पूरा का पूरा फादर और मदर का ही रहेगा, इसमें किसी और का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। पूरा का पूरा डीएनए किसका रहेगा, मदर और फादर का ही पास होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है इसको क्या किया जाएगा, दूसरे मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाएगा फॉर 9 मंथ। कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। ठीक है, जब तक ये बच्चा पैदा नहीं होता। ठीक है, तो ये जो दूसरी औरत थी इसको हम बोलते हैं सरोगेट मदर। क्या बोला जाता है, सरोगेट मदर, या फिर आप उसको बोल सकते हो उधार की माँ। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, मेन मदर के बॉडी में दिक्कत है तो क्या हुआ, फर्टिलाइज हुआ, एग और स्पर्म मेन फादर का ये बाहर फर्टिलाइज किया गया और जब ये फर्टिलाइज होने के बाद में एम्ब्रियो बना, ठीक है ना, इसको क्या किया जाएगा, दूसरे औरत के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये जितना ईजी लग रहा है उतना ईजी नहीं है। इसमें सरोगेट मदर को फाइंड आउट करना ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। ठीक है, जैसे कि अब ये जो औरत होनी चाहिए 21 से लेकर 40 साल के बीच की होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में ये जो औरत होनी चाहिए ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए। ठीक है ना, 9 महीने तक तुम्हारे बच्चे को पाले, जब उसका बच्चा आ जाए तो वो किसको दे दे, तुम्हें हवाले कर दे। नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई भी 9 महीने तक अपने बच्चे को, मतलब कि बच्चे को पेट में रखेगा, उससे तो थोड़ा बहुत लगाव हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब पार्चुरेशन का टाइम आता है तो पार्चुरेशन के टाइम पर जो सरोगेट मदर रहती है वो कहती है बच्चा मेरा है, मैं इसको आपके हवाले नहीं करूँगी। ठीक है ना, ये एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, सरोगेट मदर में इसको इम्प्लांट करा दिया गया। ठीक है, अब इसके बदले जो सरोगेट मदर है इसको क्या दिया जाता है, हाईली फी देते। ठीक है ना, इनको प्रॉपर पैसा दिया जाता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन हो गया, प्रॉपर खाना पीना हो गया, प्रॉपर मेडिसिन हो गया, जितना भी दवाई वाई जो कुछ भी रहेगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, मेन मदर और फादर पूरा प्रोवाइड करेंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला। ठीक है ना, जो बच्चा रहेगा वो बस दूसरे के पेट से बाहर आएगा लेकिन पूरा का पूरा डीएनए किसका रहेगा, मदर और फादर का रहेगा। ठीक है ना, जैसे बच्चा किसी और का पेट मेरा। ठीक है, ये आपने एक समथिंग मूवी था ना उसमें देखा था, सरोगेसी में देखा होगा। ठीक है, सरोगेसी ये कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद में सरोगेसी में भी बच्चा आ जाएगा, फिर उसके अंदर फैमिली तुम्हारी हैप्पी लाइफ जी सकती। नेक्स्ट है स्पर्म बैंक। ठीक है, स्पर्म बैंक में क्या होता है,
कि हमने देखा था यहाँ पे मेल के अंदर दिक्कत था, स्पर्म बैंक में हम लोग सिर्फ तभी जाते हैं, सॉरी फीमेल में दिक्कत था, जब स्पर्म बैंक में हम सिर्फ तभी जाते हैं जब मेल के अंदर दिक्कत, ठीक है, जब मेल का स्पर्म प्रॉपर नहीं रहता, मेल के अंदर प्रॉपर स्पर्म काउंट नहीं रहता, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, सेम इसको भी जैसे हमने आर्टिफिशियली फर्टिलाइज किया था, ठीक है, उसको भी आर्टिफिशियली फर्टिलाइज किया था, यहाँ पे भी जो ओवा है ये कहाँ से निकाला जाएगा, मदर से निकाला जाएगा ओवा, ठीक है। लेकिन जो स्पर्म रहेगा, ठीक है ना, जो स्पर्म है वो स्पर्म फादर का नहीं होता, ठीक है ना, यहाँ पे जो डीएनए है वो किसी और का रहेगा, ठीक है ना। हमने क्या किया, स्पर्म बैंक से लेके आए स्पर्म, इन दोनों को आर्टिफिशियली फर्टिलाइज किया जाएगा, ठीक है ना। इन लोगों को भी कहाँ पे आर्टिफिशियली फर्टिलाइज किया जाएगा, इन टेस्ट ट्यूब। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। हमने क्या किया, ओवा कहाँ से ले लिया, फीमेल से ले लिया, मदर से ले लिया, ठीक है। मदर से लेने के बाद स्पर्म हमने कहाँ से लिया, ये फादर से नहीं रहेगा, ठीक है ना, स्पर्म तुम्हारे पास से फादर से नहीं आएगा, दोनों भी ले लिया स्पर्म बैंक से, आर्टिफिशियली फर्टिलाइज किया जाएगा। देखो स्पर्म बैंक में सेम आर्टिफिशियली फर्टिलाइज होगा, आर्टिफिशियली फर्टिलाइज होने के बाद में जो मेन मदर है, ठीक है ना, जो आपके पास में मदर है, मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है और 9 महीने के बाद में मदर को बेबी मिल जाता है, ठीक है। अब देखो जो स्पर्म बैंक में सीमेंट डोनेट कर सकते हैं, ठीक है ना, जो सीमेंट डोनेट करता है इसका आइडेंटिटी पूरी तरीके से छुपा के रखा जाता है, ठीक है, पूरा सीक्रेट रखा जाता है, ठीक है। जिसको स्पर्म दिया जा रहा है उसको कभी नहीं बताया जाता उस फैमिली को, ठीक है। इसी के साथ में इसका आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं करते। जो स्पर्म है, स्पर्म देने वाला हेल्दी होना चाहिए, ठीक है ना, मेंटली एज वेल एज फिजिकली, ठीक है। नहीं तो अगर वो मेंटली और फिजिकली हेल्दी नहीं रहा, स्पर्म उसने दिया है, जब वो बच्चा पैदा होगा, दूसरा बच्चा जब पैदा होगा तो उसके अंदर भी हमें कोई फॉल्ट दिख सकता है, ठीक है ना। तो जो स्पर्म डोनर होता है वो कैसा होना चाहिए, फिजिकली और मेंटली हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में जो स्पर्म है, स्पर्म को स्टोर किया जाता है स्पर्म बैंक में एट 196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, एट -196 डिग्री सेल्सियस इनटू द नाइट्रोजन, ठीक है ना। ये जो तुम्हारे पास में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, स्पर्म को स्टोर करते हैं, जिसमें से जब ये स्पर्म दे दिया जाता है तो स्टोर करने के बाद में एक बार स्पर्म दिया वो सालों साल चलेगा, ठीक है। जब आप इसको स्टोर कर लेते हो तो लगभग अगर आप यही स्पर्म को 40 साल बाद भी, ठीक है ना, 40 ईयर बाद भी यूज़ करोगे तो भी जो स्पर्म रहेगा वो एक्टिव कंडीशन में रहेगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। हमने तीनों भी देखा, एक था आईवीएफ में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियली फर्टिलाइज करो फिर यूट्रस में इम्प्लांट करो। सरोगेसी में कहाँ पे प्रॉब्लम रहता है, यूट्रस में, तो हम क्या करते हैं, दूसरी फीमेल बॉडी में क्या किया जाता है, उसको इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है, सरोगेट मदर से बच्चा निकाल के वापस मेन फैमिली को दे दिया है, ठीक है। फिर स्पर्म बैंक में क्या किया जाता है, जब मेल में कोई दिक्कत होता है तो स्पर्म बैंक से लिया जाता है, इसको भी आर्टिफिशियली फर्टिलाइज किया जाता है, फिर उसके बाद में जो मेन मदर है, मेन मदर की यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। जो स्पर्म डोनर है, स्पर्म डोनर कैसा होना चाहिए, मेंटली और फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। स्पर्म को कितने डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है, एट -196 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। कहाँ पे, नाइट्रोजन, ठीक है। ये जो स्पर्म है, स्पर्म इसको कितने सालों तक यूज़ कर सकते हैं, सालों साल तक, या फिर 40 साल 50 साल, जैसा भी उसके अंदर स्पर्म का लाइक्स रहेगा उसके हिसाब से क्या होता है, आपके स्पर्म को स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में कुछ टेक्निक्स थे, ये टेक्निक की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी चाइल्डलेस कपल्स है इनको बेबी हो सकता है। क्लियर यहाँ तक, ओके, सो बाय बाय।